गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। सबसे पहले तो क्षमा चाहेंगे, 1 घंटे की क्लास फिर लेट, उसमें भी मास्टर पुनः 15 मिनट लेट। एक्चुअली क्लास आज हम नहीं ले सकते थे क्योंकि सर दर्द बहुत हो रहा था, लेकिन मैंने कहा कि जो वादा किया है कि इस वीक में कंप्लीट करना है, नहीं तो विद्यार्थी पुनः कहेंगे कि देखो मास्टर फिर हवाबाजी करके चला गया। तो हम बात करने जा रहे हैं सीसेट के एनसीईआरटी की हमारी सीरीज के बारे में। कुछ विद्यार्थियों के मैं कुछ डाउट देख रहा था कि 4,000 रुपए का जो सीसेट है उसमें कौन एजुकेटर है। तो उसमें मैं ही एजुकेटर हूं, लेकिन वो रिकॉर्डेड क्लास है। जस्ट अभी जो कंप्लीट हुआ वो लाइव क्लासेस ना होकर रिकॉर्डेड क्लास है, इसलिए उसका प्राइस 4,000 है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि एनसीईआरटी की ये सीरीज हमने क्यों करनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से पिछले साल बहुत सारे सवाल तो आए थे, लेकिन ये बात केवल पिछले साल की नहीं है, इसके पहले भी एनसीईआरटी पर कई प्रश्न आए हैं। आज हम क्लास 11 की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी के दिन जिन 2 चैप्टरों को पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़े नहीं बहुत ज्यादा बोर करते हैं, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको टॉपिक न केवल समझ में आए बल्कि आप उस टॉपिक को उतना इंटरेस्टिंगली कंप्लीट कर सके। रियलिटी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस पूरे पृथ्वी पर हमारी ये जो सतह है, जो हमारी भूपरपटी है, इस भूपरपटी पर कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है, कहीं पर डेल्टा है, कहीं पर घाटी है, कहीं पर अपर्दन की क्रियाएं हो रही है, कहीं पर डिपोजिशन की क्रियाएं हो रही हैं। तो इस पूरी पृथ्वी पर ये जो भूपरपटी का गत्यात्मक स्वरूप है, ये जो पूरी भूपरपटी का गतिशील रूप है, इसी को आज हम समझना चाहते हैं। रियलिटी में ये जो दोनों चैप्टर आज हम कवर करेंगे, ये दोनों चैप्टर पिछले साल जो मेंस का सवाल आया था, जिसमें ज्योग्राफी में एक ऐसा प्रश्न था कि जिसका जवाब किसी भी विद्यार्थी के पास नहीं था। आपको अगर याद हो तो मेंस में आया था फियोर्ड किसे कहते हैं, ये इसी चैप्टर से लिया गया था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को थोड़ा बारीकी से एक बार पुनः देख लेते हैं, ताकि पिछली बार जो गलतियां हुई वो इस बार न हो। शुरुआत करते हैं आज के कक्षा की। अपनी ऊर्जाएं और अपना उत्साह बनाए रखिए। जब मास्टर तकलीफ के होने के बावजूद भी क्लास लेने आ रहा है, तो विद्यार्थी होने के नाते आप इस कक्षा को ले तो सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं। यदि आप एक सिंसियर विद्यार्थी हैं तो ये क्लास आपके लिए है, और यदि आप केवल आनंद लेने वाले विद्यार्थी हैं, कभी इधर कभी उधर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी भी इस कक्षा को बंद कर सकते हैं, क्योंकि सच में आपके लिए कुछ है नहीं इसमें। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा। और सबसे पहली बात मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि यदि आप 29 फरवरी तक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर अपने तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो अनअकैडमी आपको उपलब्ध करा रहा है 50% फ्लैट 50% के डिस्काउंट के साथ 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन ऑफर। साथ ही साथ कई सारे कंप्लीट इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और बाइलिंगुअल बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं एक बेटर और बेस्ट प्रिपरेशन। अनअकैडमी एश्योर करता है अभ्यर्थी से अधिकारी तक चयन होने पर हम लौटा देते हैं आपकी पूरी फीस। यदि 2 साल या उससे ज्यादा के सब्सक्रिप्शन में आपका चयन नहीं होता, तो हम आपको देते हैं एक अतिरिक्त ऑप्शन, 1 साल का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा इकोनॉमी का बैच स्टार्ट हो चुका है, अभी भी प्लस और आइकॉनिक के विद्यार्थी से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो 4,000 रुपीज का रिकॉर्डेड बैच है, ये हमारा ही बैच है, बस रिकॉर्डेड बैच होने के कारण इस प्राइस को डाउन रखा गया है। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 11वीं की इस किताब में हमने 3 बड़े और महत्वपूर्ण विषय खत्म कर दिए थे। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागर और महाद्वीपों का वितरण।
आज हम इन दो टॉपिकों को कवर करने वाले भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जियोमार्फिक प्रोसेस, लैंडफॉर्म और उनका विकास। भू आकृतियां और उनका विकास, ये दोनों टॉपिक आप यदि खुद पढ़ेंगे यकीन मानिए आप एक टाइम के बाद कह देंगे कि बकवास है, इस किताब में कुछ नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास एक टीचर है तो शायद आप चीजें बेटर कर सकते हैं। सुनिएगा ज्यादा, और कुछ जगह पर जहां मैं कहूं वहां लिखते चलना, या आपको जहां लगे कि ये पॉइंट नोट कर लेते लिखते चलना। सबसे पहले तो भू आकृतियां, इस पूरी की पूरी यूनिट में, ये जो तीसरी यूनिट स्टार्ट की है, इसमें दो चीजें पढ़नी है। प्रोसेस, अपक्षय क्या होता है जिसको वेदरिंग कहते हैं। वृहद क्षरण, वृहद क्षरण का मतलब होता है मास वेस्टिंग, ये क्या होता है। अपर्दन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है। मृदा निर्माण की प्रोसेस, मतलब इस पहले चैप्टर में हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं और दूसरे चैप्टर में हमें ये जो टॉपिक दिया हुआ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको कवर करना है। तो सबसे पहले हम जो बातचीत करने जा रहे हैं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, भू आकृतिक मतलब जियोमार्फिक प्रोसेस। धरातल असमतल क्यों है, मतलब ये पूरी भू परपटी हमने देखी, बिल्कुल सभी जगह मैदानी भाग क्यों नहीं है। सोचो कि पूरी पृथ्वी बिल्कुल मैदानी भाग के रूप में होती तो जिंदगी आपके लिए और मेरे लिए कितनी इजी हो जाती। पूरा एक प्रोसेस पढ़ना होता और चैप्टर खत्म हो जाता। लेकिन इस पूरी पृथ्वी पर कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर खाइयां हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। कुछ तो होगा। इस दुनिया में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब पृथ्वी ठंडी हुई थी, तो पूरी की पूरी पृथ्वी का बाहरी आवरण एक जैसा रहा होगा। लेकिन फिर इस पृथ्वी के अंदर जो भूगार्भिक क्रियाएं थी, जिसमें कभी कभी जलवाष्प की मात्रा के कारण ज्वालामुखी विस्फोट होते होंगे, तो शायद एक पहाड़ जैसी संरचना या ज्वालामुखी कोन जैसी संरचना का निर्माण हुआ होगा। कुछ जगह पर पृथ्वी के अंदर का मेग्मा ऊपर पतले रूप में आया होगा, तो बड़ी मात्रा में फैल गया होगा, तो एक पठारनुमा संरचना बनी होगी जो साधारण सतह से ऊंची होगी। कुछ जगह पर गहरी खाइयां थी, लेकिन नदियों के कारण बड़ी मात्रा में कोई चीज बहा कर लाई गई और उस गड्ढे में भर दी गई, तो वो बन गया होगा एक समतल मैदान। कहने का अभिप्राय यह है कि इस पृथ्वी पर जब भूपरपटी का निर्माण हुआ होगा, तो भूपरपटी के निर्माण के बाद उसका स्वरूप, उसकी संरचना और उसके ऊपर निर्मित स्थलाकृतियां कई लाखों वर्षों में कई बार बदली हैं, निर्मित हुई हैं, समाप्त हुई हैं। हम इसी की चर्चा आज इन चैप्टरों में करने जा रहे हैं। मतलब यदि हम आपसे सिंपल सी बात कहें तो धरातल अनइवन क्यों है, इसका जवाब आज आपको इस टॉपिक में मिलेगा। सर्वप्रथम भूपरपटी गत्यात्मक है, डायनामिक है, मतलब आप जिस चीज को देख रहे हैं वो स्टेबल नहीं है, वो एज इट इज पहले नहीं थी, वो बदली है या फिर आने वाले समय में और बदलेगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती रहती है। मतलब ये जो भूपरपटी है कभी इस दिशा में कभी इस दिशा में गतिशील होती रहती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचलित होती थी। भूपरपटी का निर्माण करने वाली पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाए जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय हैं, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बल और पृथ्वी के अंदर उद्भव आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। हमारे भगवत गीता में लिखा गया है बहुत अच्छी चीज, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज राजा हैं वो कल रंग कभी बनेगा, जो आज शासक हैं कल वह साधारण व्यक्ति भी बनेगा, और जो आज साधारण व्यक्ति कल वो शासक भी बनेगा।
वैसी ही यह बात पृथ्वी के भूपर्पटी पर भी लागू होती है। पृथ्वी के अंदर दो बड़े बल है। एक तो भीतर वाला बल है जिसको इंटरनल फोर्स कहते हैं, जो पृथ्वी के भूगर्भ की ऊष्मा है वो मेग्मा को ऊपर ढकेलती है, या तो वो ज्वालामुखी के रूप में, या वो भूकंप के रूप में, या फिर कभी कभी पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण पूरी की पूरी पृथ्वी की सतह नीचे धंस जाती है या ऊपर उठ जाती है। हो सकता है कि पूरे के पूरे घटनाक्रम में पृथ्वी पर भयानक रूप से सतह मुड़ जाती है, अंदर की ओर जा सकती है। पर पृथ्वी का एक और बल है जो पृथ्वी द्वारा उत्पन्न नहीं है बल्कि बाह्य रूप में उपस्थित है। जैसे नदियां जो बहकर जाती हैं वो अपने ओरिजिन से लेकर अपने गंतव्य तक जाते जाते न जाने कितनी जमीन को कहां कहां कुरेद कर कहां कहां डिपोजिशन लेकर पहुंच जाती है और उस पूरे स्वरूप को बदल देती है, जो पहले कुछ और था और अब कुछ और हो जाता है। केवल नदियां नहीं, यहां तक कि भूमिगत जल भी जब ऊपर से नीचे जाता है तो पृथ्वी के अंदर कई रासायनिक प्रक्रियाओं को पूर्ण कर देता है। हर एक कारक दो प्रकार की घटनाएं करता है जो पृथ्वी के बाहरी रूप में उपस्थित है। या तो वह पृथ्वी का अपर्दन करता है सतह का, या तो वह पृथ्वी की सतह पर निक्षेपण का कार्य करता है। वो नदी हो, वह हिमनद हो, ग्लेशियर हो, वह हवा हो, या फिर वह भूमिगत जल हो, या कोई अन्य कारक, वह हमेशा ही पृथ्वी पर दो बड़ी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। या तो वो डिपोजिशन का काम करेगा, या तो वह काम करेगा अपर्दन का। यही प्रक्रियाएं पृथ्वी के स्वरूप को, उसके बाहरी संरचनाओं को बदलती रहती है। पृथ्वी पर यही दो लोग हैं जो पूरी तरह से पृथ्वी के भूपर्पटी पर अलग अलग संरचनाओं को हमें दृश्यमान करते हैं। जो हम भौगोलिक स्वरूप सतह का देख रहे हैं वो पूरी तरह से इसी घटना पर आधारित है। आइए जरा गौर करते हैं। बाह्य बलों को एक्सोजेनिक, बहिर्जनिक और आंतरिक बलों को एंडोजेनिक बल कहते हैं। बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है बहिर्जनिक, जैसे मैंने जो बताया, उभरी हुई आकृतियों का विघर्षण, मतलब उसको तोड़ना, खत्म करना, गिराना, छोटा करना, तथा बेसिन या गर्तों को भराव करना, डिपोजिशन। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने के कारण जैसे जैसे ग्रेजुएशन कहते हैं इसको, कि तल संतुलित होता है, ये धीमे धीमे होने वाली प्रक्रिया है। अंतर्जनित शक्तियां निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती हैं, तथा इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रिया उच्चावच में भिन्नता को बराबर करने में असफल रहती है। अतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल हैं और बहिर्जनिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल है। मतलब एंडोजेनिक जो फोर्स है जनरली हम कहेंगे कि लैंड बिल्डिंग करते हैं, और जो एक्सोजेनिक फोर्स है वो उसको खत्म करने का काम करते हैं। पैराग्राफ क्या बताना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। इंडोजेनिक फोर्स जो है वो कोई संरचना का निर्माण करने में मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, इसको कहते हैं लैंड बिल्डिंग, निर्माण का कार्य। और जो बहिर्जनिक बल है फिर वो हवा हो सकती है, नदी हो सकती है, ग्लेशियर हो सकते हैं। वह लगातार उस संरचना का घर्षण करेंगे, उसको समतल करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो समतल नहीं हुआ तो ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगी जब तक कि वो समतल नहीं हो जाए। ये जो पूरी पृथ्वी है, ये जो पूरे पहाड़ हैं, ये पहाड़ भी हर साल नीचे होते जाते हैं। इनकी ऊंचाइयां थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। अगर वो पहाड़ अभी उत्पत्ति के दौर में है तो उनकी ऊंचाइयां थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती होगी। जैसे अरावली का पर्वत जो है, अब इसका निर्माण करोड़ों वर्षों से बंद है, तो लगातार अरावली का पर्वत छोटा हो रहा है, विंध्य का पर्वत छोटा हो रहा है, सतपुड़ा के पर्वत की ऊंचाई कम हो रही है। वैसे ही जैसे जैसे हिमालय अभी उत्पत्ति के दौर में है तो अभी भी उसकी ऊंचाई धीमे धीमे बढ़ रही है। हर साल वो कुछ सेंटीमीटर बढ़ता है। ये वो आंतर्जनिक बल है जो उसकी ऊंचाई को बढ़ा रहे हैं, और जो ऊंचाई को कम करने वाले हैं वो बहिर्जनिक बल है। यही पैराग्राफ में बताया गया। इस पूरे के पूरे पृथ्वी पर कोई भी चीज
स्टेबल नहीं है, वो लगातार शने शने दिन प्रतिदिन कई वर्षों के बाद अपना स्वरूप बदलती जा रही है। भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, धरातल के पदार्थ पर अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव, रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। यह दो प्रकार के बलों के कारण होती है, या दो प्रकार की होती है, बहिर्जनित प्रक्रियाएं और अंतर्जनित प्रक्रिया। ये चीज हमने जो शॉर्ट में लिखवाई है, ये उसी किताब की समरी के रूप में, क्योंकि कुछ बच्चों को लिखने के लिए कंटेंट चाहिए था, तो ये भू आकृतिक प्रक्रियाओं की परिभाषा को समझाने का काम कर रहा है। अब आइए जरा ध्यान से देखिएगा कि हम क्या बातचीत करने जा रहे हैं, इस पर गौर करिएगा सभी लोग प्लीज। इस पूरी पृथ्वी पर दो बड़े बल काम करते हैं, और उन्हीं दो बलों के आधार पर होने वाली प्रक्रियाओं को एंडोजेनिक प्रोसेस और एक्सोजेनिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। एंडोजेनिक प्रोसेस में दो प्रकार की प्रोसेस होती है। एक होती है धीमे गति वाली प्रक्रियाएं। ये जो धीमी गति वाली प्रक्रियाएं होती है, इनको कहते हैं डायस्ट्रोपिक, या हिंदी में पटल विरूपण गति, पटल विरूपण प्रक्रियाएं। एक होती है अचानक, देखो ध्यान से सुनो, थोड़ा प्रैक्टिकली अगर आप इसको महसूस कर सको। जैसे आप अपने घर में देखना, अपने घर में आप देखोगे कि सामान अपनी जगह 6 महीने 8 महीने में बदलती जाती है। कुछ जगह सामान का एक पे एक लेयर बढ़ती ही जाता है, एक समय के बाद लगता है कि एक पूरा की पूरी जगह कचरे से भर गई है, और एक समय के बाद कुछ जगह पे लगातार चीजें कम होती चली जाती है। जैसे घर के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो हमारी जो स्थिति, हमारी जो वस्तुएं रखी हुई होती, उनकी पोजीशन, उनकी मात्रा, इनमें बदलाव हम करते रहते हैं। तो ये पूरी प्रकृति के अंदर ये जो भूपर्पटी है, इसमें भी बदलाव होते हैं। ये दो तरीके के, एक एंडोजेनिक है जो पृथ्वी के आंतरिक रूप में आते हैं। ये जो एंडोजेनिक फोर्स से होगा उनको एंडोजेनिक प्रोसेस कहेंगे। एंडोजेनिक प्रोसेस दो प्रकार की है। एक होती है बहुत ही धीमे गति से होती है, जिसका परिणाम कई लाखों वर्षों के बाद जब मिलता है तब पता चलता है कि ऐसा हुआ। ऐसी गतियां जो आंतरिक बल के कारण हुई, बहुत धीमे गति से हुई, इनको पटल विरूपण कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है रियल में, पटल विरूपण। पृथ्वी की भूपर्पटी या तो अंदर चली जाती है धीमे धीमे, या ऊपर उठ जाती है धीमे धीमे, इसलिए पटल विरूपण। विरूपण का मतलब उसका रूप बदल दिया, उसको डी ऑर्गेनाइज्ड कर दिया। जैसे कि पृथ्वी पर ज्यादा दूर नहीं जाते, जैसे भारत का ये तट ले लीजिए, भारत का ये तट ले लीजिए, हो सकता है कि ये पानी के अंदर और डूबता चला जाए। पानी बढ़ नहीं रहा है, बल्कि जमीन का ये टुकड़ा नीचे जा रहा है। जैसे ऐसा सोचिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, उस पर गौर करिएगा। मान लीजिएगा कि यह भारत की जो जमीन है, इसकी बात हम कर रहे हैं, और इमेजिन करिए यहां पर कि यह ऐसा धंसने लग जाए, ये ऐसा नीचे मुड़ने लग जाए, तो इसको हम नाम देते हैं कि पटल विरूपण हुआ। पटल पहले ऐसा था और अब वो नीचे की ओर गया, तो इसको कहते हैं निमंजन होना। या हो सकता है पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण ये ऐसा ऊपर उठ जाए, तो इसको कहेंगे हम लोग कि यह उमंजन हो गया। निमंजन और उमंजन, यह दो प्रकार की प्रक्रियाओं के रूप में हो सकता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। इस प्रकार की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो पटल है उसके रूप में बदलाव आ जाता है। ये पटल विरूपण कहलाती है, बहुत धीमे धीमे होती है। शायद पृथ्वी के भीतर कोई लगातार मैग्मा उसको ऊपर उठा रहा होगा, या पृथ्वी के भीतर कोई मैग्मा नीचे धस रहा होगा, तो वह सतह भी नीचे चली गई। ये पटल विरूपण शक्तियां बहुत धीमे गति से कार्य करती हैं, और इसके कारण कई बार किसी देश के तट या तो बाहर निकल आते हैं या फिर पानी में डूब जाते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को हम पटल विरूपण प्रक्रियाएं कहते हैं। ये अगर वर्टिकल रूप में हो रही होगी, वर्टिकल रूप का मतलब होता है
कि या तो ऐसे ऊर्ध्वाधर जा रही होगी या ऊर्ध्वाधर नीचे, तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड मतलब उमंजन और डाउनवर्ड मतलब निमंजन के रूप में हम इसको जानते हैं। लेकिन कभी कभी प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखना, मान लीजिए कि पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण किसी एक जगह पर जो भी डिपोजिशन था, वो डिपोजिशन किसी तरीके से ताकत से घिसा गया और वो डिपोजिशन जमा हो गया। अब पृथ्वी पर करोड़ों टन डिपोजिशन अगर वो जमा होता चला गया तो धीमे धीमे वो अपनी ऊंचाई बढ़ा देगा और इससे हम कहेंगे कि एक पर्वतनुमा संरचना बन गई। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझिएगा। जैसे आप मान लीजिए कि कहीं पर भी आटा गुथा गया था, तो कई जगह पर आटा गुथने के कारण वहां चिपक जाता है, और जब आटा गुथने के कारण चिपक जाता है, यदि उसको पूरी ताकत से खरोचा जाए तो वो आटा गुथा हुआ जा चिपका हुआ था, वो धीमे धीमे निकलकर एक ऊपर जमाव दिखाता है। तो इसको कहते हैं ये पर्वत निर्माणकारी आंतरिक बल है, जो पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न हुआ होगा। जैसे हमने कल देखा था, कुछ प्लेटें टकराती हैं, इधर ध्यान देना, कुछ प्लेटें टकराती है, कल पिछली क्लास को याद करिएगा। भारत, ये मान लीजिएगा कि ये ज्यादा डेंसिटी वाली प्लेट है भारत की, ये भारत है और ये एशिया है, ये टकराए थे तो ये क्षैतिज गति कर रहे थे। जैसे ही भारत नीचे गया तो ये जो प्लेट है ना, ये भारत के इस प्लेट पर जो 33 सागर के जितने भी डिपोजिशन थे उस पर घर्षण कर रही है, और इसके कारण यहां पर लगातार डिपोजिशन हो रहा है, और यहां पर लगातार इस डिपोजिशन को अकुमुलेट किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है, और ये अपनी ऊंचाई बढ़ा रहा है। और इसी प्रक्रिया के कारण लगातार हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। तो ये क्षैतिज गतियों के कारण हो रहा है। तो जो आंतरिक बल होते हैं लाल लालियों, वो दो प्रकार के हैं, या तो वह ऊर्ध्वाधर गतिशील होंगे, ऊर्ध्वाधर गतिशील होंगे, या वो क्षैतिज गतिशील होंगे। अगर वो क्षैतिज गतिशील है तो उनको ओरोजेनिक पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं, पर्वत निर्माणकारी बल। और इनको कहते हैं इपिरोजेनिक, ये ऊर्ध्वाधर होते हैं, जिन्हें महाद्वीपीय निर्माणकारी बल कहते हैं। यदि वह बल इस तरीके के ढकेलने वाले हैं तो इसको कहेंगे वलित पर्वत निर्माण वाले। और यदि वह ऐसे एक दूसरे से दूर जाने वाले हैं, एक दूसरे से दूर जाने वाले हैं, तो इसको कहते हैं फॉल्ट निर्माण, मतलब जिससे खाई निर्माण होती है, जिससे फॉल्ट को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तनाव मूलक बल जो होते हैं, तनाव मूलक बल, इसको कहते हैं संपीड़नात्मक बल। घबराओ नहीं, जब तक पूरा याद नहीं कराऊंगा मैं अभी इस स्क्रीन को छोड़ूंगा नहीं। इधर ध्यान देना, अभी याद करा देता हूं मैं आपको सारी चीजें, इधर गौर करिएगा प्लीज। इस पूरी पृथ्वी पर जो भूपर्पटी है, उस भूपर्पटी के स्वरूप को बदलने के लिए दो बल जिम्मेदार हैं, और उन बलों के आधार पर दो प्रकार की प्रक्रियाएं जिम्मेदार हैं। एक है एंडोजेनिक, अंतर्जात प्रक्रियाएं। अंतर्जात प्रक्रियाएं दो प्रकार से काम करती है। सबसे पहले धीमी गति से काम करने वाली, धीमे गति से काम करने वाली, इनको कहते हैं पटल विरूपणीय प्रक्रियाएं। दूसरी होती हैं अचानक, सडनली, अचानक काम करने वाली प्रक्रियाएं। ज्वालामुखी और भूकंप।
आप जब भी देखेंगे तो भूकंप की घटना बड़े मुश्किल से 1 मिनट से भी कम टाइम की होती है, लेकिन पूरे के पूरे भू आकृतियों पर न जाने कितनी संरचनाएं निर्मित करके चला जाता है भूकंप। पूरे भू परपटी पर कहीं विनाश करके जाता होगा वो मानव की दृष्टि से, लेकिन भूगोल की दृष्टि से वो विनाश थोड़ी हुआ। भूगोल की दृष्टि से तो वह नई स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। कहीं पर पूरा का पूरा सतह नीचे धंस गया, कहीं पर पूरा सतह ऊपर उठ गया, कहीं पर सतह मुड़ गया। जो भी हुआ वह एक भू आकृति का निर्माण कहलाता है भूगोल के अनुसार। ये अचानक होती है। ज्वालामुखी की घटना भी कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वर्ष चल सकती है, पर यह भी अचानक होने वाली तीव्रता से भी हो सकता है, धीमे भी हो सकता है, लेकिन ये अचानक होने वाली घटनाएं हैं। लेकिन जो धीमे गति से होती है वो पटल विरूपणीय प्रक्रियाएं कहलाती है। ये पटल विरूपणीय प्रक्रियाएं 2 प्रकार की है। अगर यह ऊर्ध्वाधर गतिशील हो, ऊर्ध्वाधर गतिशील, तो इसको कहते हैं महाद्वीपीय निर्माणकारी प्रक्रिया। और यदि यह क्षैतिज गतिशील हो, तब इसे कहते हैं पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया। पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया। अगर ये ऊर्ध्वाधर गतिशील है तो ये 2 प्रकार की हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। उमंजन और निमंजन। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई सतह फोल्ड होकर नीचे चली जा रही है, कोई सतह फोल्ड होकर ऊपर आ रही है। अगर पर्वत निर्माणकारी है तो ये भी 2 प्रकार की है। एक है संपीड़नात्मक और एक है तनाव मूलक। संपीड़नात्मक के कारण नवीन वलित पर्वत बनते हैं या वलित पर्वत बनते हैं, फोल्डेड माउंटेन बनते हैं। जैसे हिमालय की उत्पत्ति संपीड़नात्मक बल के कारण हुई है। और तनाव मूलक के कारण फॉल्ट बनते हैं, तनाव मूलक के कारण फॉल्ट बनते हैं। फॉल्ट को क्या कहेंगे हम लोग? भंजन नहीं, उमंजन और निमंजन। तेजी से जरा, फॉल्ट का हिंदी मैं अभी ढूंढ नहीं पा रहा हूं। फॉल्ट, फॉल्ट, फॉल्ट मतलब भ्रंश। धन्यवाद श्वेता राजपूत, धन्यवाद। भ्रंश, भ्रंश में क्या होता है? भ्रंश में क्या होता है कि इमेजिन करो ये दोनों के दोनों क्षैतिज गति करे और ये दूर चले जाए खिंचाव के कारण, तो जमीन नीचे धंस जाती है, मान लीजिए इन दूर जाने के कारण, तो ये भ्रंश बन जाता है, भ्रंश। तो अगर ये ऐसी गति करेंगे तो संपीड़नात्मक, इससे पर्वत बनेंगे। और अगर ये ऐसी गति करेंगे तो फिर तनाव मूलक, इसे कहेंगे फॉल्ट बनेगा, भ्रंश बनेगा। जब संपीड़नात्मक होते तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के जो भी डिपोजिशन है उसको जमा करने लग जाती है और यहां पर पर्वत बना देती है। और पटल विरूपण में क्या होता है? पटल विरूपण में पूरी की पूरी सतह ही नीचे चली जाती है या फिर ऊपर उठ जाती है, तो ये पटल विरूपण कहलाएगा। उमंजन का मतलब होता है ऊपर उठना, निमंजन का मतलब होता है नीचे चला जाना। अब मुझे बता दीजिए कि अंतर्जात बलों की प्रक्रियाओं में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, ताकि मैं पुनः बता सकूं कि कहीं कोई दिक्कत आ रही हो। एक बार टेबल खुद देखिए और आपको याद हुआ कि नहीं मुझे बता दीजिए। अंतर्जात प्रक्रियाएं अंतर्जात बल के कारण आई होगी। जो पृथ्वी के भीतर जो भी थी ऊर्जा, जो भी मैग्मा था, जो भी रेडिएक्टिव तत्व विस्फोट कर रहे थे, उनके कारण हुई। धीमी गति से काम करेगा तो पटल विरूपणीय प्रक्रियाएं कहलाएगी। अचानक काम करेगा तो वह
ज्वालामुखी और भूकंप दो प्रकार की होगी, पटल विरूपणीय दो प्रकार की होती हैं, ऊर्ध्वाधर जिसमें गतिशीलता होगी और क्षैतिज गतिशीलता होगी। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता को महाद्वीपीय निर्माण वाली कहलाती है और क्षैतिज गतिशीलता को पर्वत निर्माणकारी कहते हैं, क्योंकि वास्तविक रूप में उसमें पर्वत का निर्माण होता है। ये कठिन कंसेप्ट है, इसे आप जब खुद पढ़ने जाओगे तो रियलिटी में बोरियत हो जाती, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वापिस हम टेबल पर आ रहे हैं। पटल विरूपण प्रक्रियाएं, फ्लो मूवमेंट अचानक, अचानक में वोल्केनो और अर्थक्वेक। फ्लो मूवमेंट को पटल विरूपणीय डायस्ट्रोपिक कहते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर को महाद्वीपीय निर्माणकारी कहते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। जो क्षैतिज होते हैं उनको पर्वत निर्माणकारी कहते हैं, संपीडनात्मक और तनाव मूलक। संपीडनात्मक के कारण वलित पर्वत बनते हैं और तनाव मूलक के कारण भ्रंश बनते हैं, फॉल्ट बनते हैं। क्या यहां तक की बात अब आप कह सकते हैं कि सर अब तो किसी को भी समझा देंगे हम कि पर्वत पृथ्वी के अंदर जो अंतर्जात बल होते हैं वो कैसे काम करते हैं, क्योंकि रियलिटी में कठिन कंसेप्ट की ओर आपको मैं ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं। अब आते हैं बहिर्जनित। बहिर्जनित बल तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। बहिर्जनित बलों में पहला बल होता है अपक्षय का। अपक्षय, अपक्षय मतलब चीजों का अपनी जगह पर छोटे भागों में टूट जाना, एक बड़े पत्थर का छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाना। अपक्षय का मतलब होता है किसी बड़ी संरचना का छोटी संरचना में बदलना। दूसरा होता है अपर्दन, दूसरा होता है अपर्दन, इरोजन। और तीसरा होता है निक्षेपण, डिपोजिशन। जो अपक्षय होता है, अपक्षय और अपर्दन दोनों समझ लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। जैसे किसी जगह पर एक पत्थर ले लीजिए और उस पत्थर को घिसिए, मतलब रस्सी से, जैसे कोई कुएं से पानी जब खींच रहा होगा किसी एक जगह से, तो उससे जब पानी वो रस्सी से खींचता है तो एक जगह से हमेशा रस्सी घिसी जाती है, तो वहां पर जो घिसाव के निशान बन रहे हैं वो अपर्दन है। लेकिन मान लीजिए कि किसी बड़ी संरचना को आपने एक बड़े पत्थर से कुचल दिया और छोटे टुकड़ों में बदल दिया, तो इसको कहते हैं हम एक प्रकार से अपक्षय। जैसे मूंगफली के दानों को घर के अंदर मसाले में डालने के लिए पीस देते हैं, या फिर हम उसको छोटे भागों में बदल देते हैं, तो उसको कहेंगे अपक्षय। और अपर्दन का मतलब, निक्षेपण का मतलब होता है अपक्षय या अपर्दन, या मोटे तौर पर जो भी चीज थी वहां वो जमा हो गई, वहां वो संग्रहित हो गई, तो उसको कहते हैं निक्षेपण। ये अपर्दन तीन प्रकार, अपक्षय तीन प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। और ये जो अपर्दन है ये पांच कारकों से होता है। जो अपर्दन पांच कारकों से हो रहा है, निक्षेपण भी उन्हीं पांच कारकों से होगा। एक रनिंग वाटर के कारण, बहते हुए जल के कारण, एक भूमिगत जल के कारण, यह हिमनद ग्लेशियर्स के कारण, समुद्र की तरंगों के कारण और हवाओं के कारण। वैसे ही डिपोजिशन भी यही पांच कारकों के कारण होता है, मतलब नदी के कारण, भूमिगत जल के कारण, हिमनद के कारण, तरंग के कारण या धारा और तरंग के कारण, हवाओं के कारण। इस भाग को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। रियलिटी में इस भाग में हम मोटे तौर पर इसको पढ़ने वाले हैं और थोड़ा बहुत वेदरिंग कवर करेंगे। और इस किताब में क्योंकि मृदा निर्माण को भी बताया गया है, तो एक बार पूरा टेबल आप अपने मन से बना लीजिए। बहिर्जनित जो बल है वो तीन प्रकार से काम करते हैं, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय तीन प्रकार का है, भौतिक, रासायनिक, जैविक। पर जो मतलब प्रक्रियाएं अगर हम कहें, अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रियाएं पांच प्रकार के द्वारा जिम्मेदार होती हैं। फिर
रनिंग वाटर के कारण कई प्रकार के अपरदन की क्रिया, कई प्रकार के अपरदन की संरचनाएं बनती हैं। रनिंग वाटर के कारण कई प्रकार के डिपोजिशन की, जैसे रनिंग वाटर के कारण कहीं पर जमा हो जाता है तो डेल्टा बन जाता है, या फिर मैदान बन जाते हैं, जैसे कि बाढ़ग्रस्त मैदान, हर साल नई मिट्टी आती है। और अपरदन के कारण आप देख सकते हैं कि पानी जहां से बहता है वहां पर एक विशेष प्रकार का रास्ता बना देता है, जहां से पानी के बहने का एक फिक्स्ड, जिसको हम चैनल कह देते हैं, नदी चैनल का निर्माण कर देता है। या फिर कई जगह पर वो घाटी बना देता है, कई जगह भ्रंश बना देता है, जिसको हम कह सकते हैं कि महाखड्ड बना देते हैं, सिंधु नदी के कारण जैसे महाखड्ड बने हैं। तो ये सब अपरदन की प्रक्रियाओं से बनी हुई संरचनाएं, वी आकार की घाटियां बन जाती हैं, यू आकार की घाटियां बन जाती है, ये सब नदियों के कारण होने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो अब आपके बात दिमाग में आ गई होगी कि जियोमार्फिक प्रोसेस जो रियल में हो रही है वो दो प्रकार की प्रोसेस है, एंडोजेनिक प्रोसेस और एक्सोजेनिक प्रोसेस। एंडोजेनिक प्रोसेस एंडोजेनिक बल के कारण होती है, एक्सोजेनिक प्रोसेस एक्सोजेनिक बल के कारण होती है। एंडोजेनिक प्रोसेस को इतने भागों में बांटते, सोचो ये पिता हैं, उसके दो बेटे, फिर दो बेटे, फिर दो बेटे, मतलब ये हो जाएंगे पुत्र, नाती, और मतलब पर नाती पर पोते हो गए एक तरीके से। वो थोड़ा इजी चला जाता है, वो आसानी से समझ में आ जाता है। अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं पटल विरूपणी और ज्वालामुखीता के रूप में होती है। पटल विरूपणी किसे कहते हैं? सभी प्रक्रियाएं जो भू परपटी को संचलित, उत्थापित तथा निर्मित करती है, मतलब या तो ऊपर उठा देती है, या उसका निर्माण कर देती है, या उसको गतिशील कर देती है। पटल विरूपण के अंतर्गत तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण, भू परपटी की लंबी संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली पर्वतनीय प्रक्रियाएं आती हैं। पर्वतनीय प्रक्रिया आती है, धरातल के बड़े भाग ऊपर उठ जाते हैं, उनका स्वरूप विकृत हो जाता है। जो अभी हमने वर्णन किया है उसी के बारे में चर्चाएं कर रहा है कि एंडोजेनिक फोर्स में पटल विरूपणीय जो बल होता है डायस्ट्रोपिक, उसमें कई प्रकार की चीजें आ सकती है। फिर सड़न वाली बातचीत को यह पुनः दर्शाएगा। ज्वालामुखीता के अंतर्गत पिघली हुई शैल या लावा का भूतल की ओर संचलन, अनेक आंतरिक बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण और कई प्रकार की आकृतियां। आइए जरा देखें कितने लोगों को मेरे शब्द याद हैं। ज्वालामुखीता प्रक्रिया है, प्रक्रिया है, और ज्वालामुखी घटना है जिसके कारण ये प्रक्रिया होती है। मैंने ज्वालामुखी में अलग अलग संरचनाओं के नाम बताए थे, जरा देखेंगे कि ज्वालामुखी के कारण जब पृथ्वी के भीतर कुछ डिपोजिशन मैग्मा का होकर ठंडा हो जाता है तो उन संरचनाओं को क्या नाम दिया जाता है? अगर ज्वालामुखी मैग्मा का डिपोजिशन ऐसा हो जाए, अंदर ही देखिए रिवाइज करके कितने लोगों को सच में याद है। अंडर वोल्केनो यूनिट सेकंड अंडर द इग्नियस रॉक इन द प्रीसीडिंग चैप्टर इन दिस यूनिट, उसने बताया था कि इसके पहले वाले में हमने इस बात को पढ़ा है। क्या कहते थे इसको, इस संरचना को? बहुत बढ़िया, डाइक, डाइस नहीं, डाइक, डाइक। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। आयशा का आंसर आया है डाइक, डाइस नहीं, डाइक। अगर मान लीजिए कि वो क्षैतिज रूप में डिपॉजिट हो जाए, क्षैतिज रूप में, ऐसा क्षैतिज रूप में डिपॉजिट हो जाए, बहुत बढ़िया। प्रीति राजपूत का आंसर है सिल, प्रीति राजपूत। अगर वो इस तरीके से डोम शेप में जमा हो जाए, कहीं पर डोम शेप में जमा हो जाए, डोम शेप में जमा हो जाए, लेकोलिथ। फिर मैंने बताया था अगर ऐसे लहरनुमा बन जाए, ऐसे लहरनुमा, ऐसे लहरनुमा बन जाए,
बहुत बढ़िया, रिवाइज करते चलो बेटा। ये सब बताया है। अगर इस तरीके से तश्तरी नुमा बन जाए, 5 तरीके की संरचनाएं बताई थी, डाइक, सिल, लेकोलिथ, पेकोलिथ, लेपोलिथ, 5 नाम बताए थे, 5 चित्र बनवाए थे पिछली बार। फिर से रिवाइज कर लीजिए। फिर बहिर्जनित भू आकृतियों की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि 3 प्रकार की होती हैं। बहिर्जनित में अपक्षय, अपक्षय का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, दाब के कारण, तापमान के कारण, रासायनिक क्रियाओं के कारण टूटना। अब ये जो प्रक्रिया हम कह रहे अपक्षय वाली या वृहत संचलन वाली या अपर्दन वाली, ये जो प्रक्रियाएं होती हैं इनके लिए अलग अलग बल जिम्मेदार है। अपक्षय के लिए कई बल जिम्मेदार है, गुरुत्वाकर्षण के कारण भी, दाब के कारण भी या रासायनिक क्रियाओं के कारण भी। लेकिन जो वृहत संचरण होता है जैसे लैंडस्लाइड, नीचे जमीन पर लैंडस्लाइड, तो मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण। और जो अपर्दन परिवहन की घटना होती है वो कोई ना कोई नदी, गतिज हवा का आना, पानी का बहना, इस कारण से मुख्य रूप से फैलता है। तो सवाल यह भी बन सकता है कि वेदरिंग के लिए कौन से बल जिम्मेदार हैं, मास मूवमेंट के लिए कौन से बल जिम्मेदार हैं, और इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन से बल जिम्मेदार हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं को डेन्यूडेशन, अनाच्छादन की प्रक्रिया कहते हैं। अनाच्छादन का मतलब चीज ऊपर से गायब हो गई, ऊपर वाली चीज खत्म हो गई, अनाच्छादन हो गया, खुल गया, ओपन हो गया, इसको कहते हैं डेन्यूडेशन या अनाच्छादन की प्रक्रिया। और भू आकृतिक प्रक्रियाओं को कई कारक प्रभावित करते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो अभी हमने पढ़ी पूरी, उनको और भी कई लोग प्रभावित करते हैं। तापमान, बारिश, वनस्पति का घनत्व, उच्चावच मतलब कितनी ऊंचाई पर है, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, दक्षिण मुखी ढाल, पश्चिम मुखी ढाल, वायु का वेग, वर्षण की मात्रा, वाष्पीकरण, ये वो सभी कारक हैं जो क्लाइमेटिक फैक्टर है, जो इस पूरे के पूरे भू आकृतिक प्रक्रिया को, बहिर्जनित कारकों को बड़ी मात्रा में प्रभावित करते हैं। आइए सबसे बड़ी प्रक्रिया समझ रहे हैं जो बहिर्जनित बलों की है। बहिर्जनित बलों में अपक्षय, अपक्षय का मतलब होता है बड़ी संरचना का छोटी संरचना में टूटना। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। कोई भी चट्टान थी वह अब छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई, तो इसको कहा जाएगा कि इसका अपक्षय हो गया, वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो गई, हम कहेंगे कि ये अपक्षय हो गया। यह अपर्दन से अलग है क्योंकि इसमें टूटने निर्मित भू पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर या परिवहन नहीं होता। अपक्षय में वहीं पर वो चीज टूट कर पड़ जाती है। अब अगर ये बहने लग जाती है तो फिर इसका अपर्दन के प्रोसेस या कहीं जमा हो जाए तो डिपोजिशन की प्रोसेस में चला जाएगा। लेकिन अपक्षय में मुख्य रूप से संरचना जहां टूटी वहीं पर बनी रह जाती है। यह भौतिक, रासायनिक या जैविक, भौतिक का मतलब होता है जैसे तापमान, इधर ध्यान देना जरा। भौतिक का मतलब यह होता है ऐसी कोई प्रक्रिया जिसमें चट्टान के रासायनिक गुण, चट्टान का केमिकल फार्मूला, चट्टान के अंदर केमिकल पदार्थ का संगठन बदलता नहीं है। भौतिक कारक का मतलब होता है जैसे तापमान, जैसे बारिश, जैसे कोई अन्य कारक जो उसको केवल छोटे रूप में बदल रहा है पर उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस नहीं आ रहा है। जैसे तापमान के कारण क्या होता है, इस बात पर गौर करिएगा सभी लोग। टेम्परेचर के कारण कोई चट्टान जब तापमान बढ़ता होगा गर्मी के समय में, तो तापमान के कारण थोड़ी फैलती होगी। अब उतनी बड़ी मात्रा में नहीं कि आपको दिखेगी कि देखो भाई चट्टान फैल गई, लेकिन थोड़ा सा उसका एक्सपांशन होता होगा। फिर जब ठंड आती होगी तो थोड़ी सी सिकुड़ जाती होगी, फिर अगले साल फैली, फिर सिकुड़ी, फैली, फिर सिकुड़ी, फैली, फिर सिकुड़ी। ऐसा 5000 बार हुआ, 5000 साल तक हुआ। 5000 साल में वो चट्टान कमजोर हो गई और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। हम कहेंगे भौतिक अपक्षय हुआ। भौतिक अपक्षय में
भौतिक कारक के कारण, तापमान, दाब, इन घटनाओं के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो छोटे छोटी चीजों में टूट गई। चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया में कोई रासायनिक बदलाव नहीं होता, बल्कि ताप, दाब इत्यादि कारकों से चट्टानों में टूट-फूट होती है। भौतिक अपक्षय प्रक्रिया कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती है। गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान में परिवर्तन, जल का दबाव। इस कारण से जैसे आप इस संरचना को देख सकते हैं कि लगातार टूटती ही चली जा रही हैं। कुछ चीजें लगातार इसमें से निकलती चली जा रही हैं, लगातार इन चीजों में से खत्म होती जा रही है चीजें। अपक्षय का उदाहरण है भौतिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में जब भी वो चीज टूटेगी तो उसके टूटने का कारण रहा वह रासायनिक रूप से बदल गई। मान लीजिए कि वो चट्टान एक दूसरे के साथ कठोरता से बंधी हुई थी, लेकिन उसमें पानी की अभिक्रिया होने के कारण बीच बीच में एक नया कंपाउंड बन गया जो दो चीजों को अब अलग करने में लगा हुआ है। तो यहां कोई रासायनिक यौगिक का निर्माण हुआ होगा, चट्टान के रासायनिक गुण बदल गए होंगे, कोई कंपाउंड उसके अंदर नया आ गया होगा जो पहले नहीं था। चट्टानों के पदार्थों का रासायनिक गुण परिवर्तित होने के कारण उनका कमजोर होकर टूटना, इसमें हो सकता है कि वो घुल गई, घुलने के बाद पानी उड़ गया, फिर एक नई संरचना बन गई छोटे छोटे टुकड़ों वाली। कार्बोनेटीकरण, कार्बोनेशन, जल योजन का मतलब पानी का पूरी तरह से समा जाना, हाइड्रेशन, या ऑक्सीकरण जैसी प्रक्रियाएं हुई। जैसे आप इस प्रक्रिया को देखना, जरा इधर देखिएगा, ये एक चट्टान थी जहां कुछ विशेष प्रकार के यौगिक बन गए हैं जो इसको और ज्यादा तेजी से तोड़ेंगे। इस रासायनिक कंपाउंड के बनने के कारण अब इसकी मजबूती वैसी नहीं रही और ये धीमे धीमे टूटना शुरू हो जाएगी, चूरे में बदल जाएगी, चूर्ण में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि पानी की रिएक्शन के कारण इसने अपना रूप बदल दिया। इसको कहेंगे केमिकल वेदरिंग। और जैविक, अब किसी जगह पर मान लीजिए कि पेड़ पौधों की जड़ें जब प्रवेश करती है तो जड़ों के बीच में, इमेजिन करो एक बड़ा सा पेड़ है, उस बड़े से पेड़ की जड़ के बीच में एक बड़ा सा पत्थर दबा हुआ है, तो ये जड़ इस पर दबाव डालेगी, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अब मान लो इसने अपनी दिशा बदल दी तो लगातार इस पर दबाव डालेगी और 1, 2, 10 साल के भीतर ये पत्थर पूरी तरह से टूट जाएगा और छोटे छोटे कणों में बदल जाएगा। तो जड़ें होती हैं। हाथी जैसा जीव जब कहीं चलता होगा तो न जाने कितने पत्थरों को तोड़ देता होगा। कोई भारी भरकम जीव जब चलता होगा तो उसके कारण भी तो चट्टानें टूटती होगी। चट्टानों का मतलब कोई पहाड़ नहीं, कोई बड़ी संरचना जो छोटे रूप में बदल जाती होगी। तो पेड़ों की जड़ों के विस्तार चट्टानों को तोड़ते या चटकते हैं। केचुआ, दीमक, चूहे, कृतंक इत्यादि जैसे जीव भी अपक्षय कराते हैं। जैविक कारक कभी कभी भौतिक और रासायनिक अपक्षय के सपोर्टर का काम करते हैं। तो वेदरिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार की है, भौतिक, तापमान और दाब के कारण, रासायनिक वह विलयन की हो सकती है, ऑक्सीडेशन की हो सकती है, कार्बोनेशन की हो सकती है, हाइड्रेशन की हो सकती है, जल योजन की हो सकती है, वो कई रूपों में मिल सकती है। और जैविक में जड़ें होती हैं, छोटे छोटे जीव होते, बड़े जीव होते हैं जो बड़ी चट्टानों को छोटी चट्टानों में तोड़ देते हैं। अपक्षय के कारण ही मूल्यवान खनिज मृदा का निर्माण होता है। अपर्दन और वृहद संचलन के लिए यह अपर्दन की प्रक्रिया अपक्षय की प्रक्रिया के बाद ही शुरू होती है और इसी कारण से शैलों का अगर अपक्षय न हो तो अपर्दन का कोई महत्व ही नहीं होगा। जब शैलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक भौतिक निक्षालन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है, शेष बहुमूल्य पदार्थ एक जगह जमा हो जाता है। इस प्रकार से अपक्षय के हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों के सकेंद्रण पर्याप्त अपर्याप्त होंगे और आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन, प्रक्रमण और शोधन के लिए व्यवहार्य नहीं होगा। इसी को समृद्धिकरण भी कहते हैं। फिर है वृहद संचलन, दूसरी घटना है मास मूवमेंट या मास इरोजन। मास मूवमेंट का मतलब एक बड़ी मात्रा में पूरी भूपर्पटी पर द्रव्यमान का गतिशील हो जाना। एक बड़ी मात्रा में जब किसी जगह पर बहुत बड़ी मात्रा में द्रव्यमान गतिशील हो जाए, जैसे इसका कॉमन एग्जांपल है लैंडस्लाइड, भूस्खलन।
भूस्खलन में पूरी की पूरी सतह, पूरी की पूरी ऊपरी लेयर गायब हो जाती है, नीचे गिर जाती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। याद रखना, वर्षा उस गुरुत्वाकर्षण बल के लिए कारक मतलब सपोर्टर होती है जो उसके वजन को बढ़ा देती है, लेकिन मेन कारक गुरुत्वाकर्षण बल होगा। वृहत संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिसमें शैलों का मलबा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप ट्रांसपोर्ट होता है। वायु, जल, हिम इत्यादि के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबे का ट्रांसफर होता है। वृहत संचलन के लिए कारक कौन है? प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों। मूल ढाल की सतह से पदार्थ या भार का हटना, ढालों की प्रवणता, जितना ज्यादा ढाल तीव्र रहेगी उतना ही लैंडस्लाइड फास्ट होगी, जितना स्लोप कम रहेगा उतनी लैंडस्लाइड कम होगी। बहुत ज्यादा बारिश, सेचुरेशन, वो सभी कुछ। कभी कभी भूकंप, विस्फोट या मशीनों का कंपन, जलाशय, नदियों से भारी मात्रा में जल का निष्कासन और प्राकृतिक वनस्पतियों का जब विनाश होता है तो प्राकृतिक वनस्पतियों की जड़ें उनको बांधे रखती थी। अब सोचो कि इस जगह पे जितने भी पेड़ पौधे थे सभी पेड़ पौधों को काट दिया गया। पहले क्या था कि बारिश का पानी उतनी ताकत से नीचे नहीं पहुंच पाता था क्योंकि रुक रुक कर आता था। अब सारे पेड़ पौधे काट दिए, घास खत्म कर दी तो पानी अब तेजी से बहने लगा, तो एक घर्षण बल इस गुरुत्वाकर्षण को सपोर्ट करने लगा, तो जमीन का वो पूरा का पूरा हिस्सा बह गया। इसी घटना को हम नाम देंगे मास परिवहन या लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड अपेक्षाकृत तीव्र और अवगम्य संचलन है, रैपिड एंड परसेप्टेबल मूवमेंट है। इसमें तखलीत होने वाले पदार्थ अपेक्षता शुष्क होते, सूखे होते हैं। असंलग्न वृत्त का आकार, आकृति, शैल में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। बड़ी मात्रा में पदार्थ नीचे गिरता है, जैसे भारत नेपाल सीमा पर एनसीईआरटी में एक चित्र दिखाया गया, ये वाला हिस्सा पूरी तरह से लैंडस्लाइड से नीचे आ चुका है। इतना सुंदर चित्र तो ये है नहीं, लेकिन इसको आप ऐसे इमेजिन करिए कि पूरा का पूरा लेयर नीचे आ जाता है, इसको हम लैंडस्लाइड कहेंगे। हमारे देश में मलबा, अवधाव, भूस्खलन हिमालय में प्राय घटित होते हैं। इनके अनेक कारण है। पहला, हिमालय विवर्तनिक दृष्टिकोण से अभी भी जिंदा या सक्रिय है, अभी भी उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, इसलिए वहां पर वाइब्रेशन और कंपन, भूकंप की घटनाएं होती है। यह अधिकांशतः परतदार शैले या असंगठित अर्ध संगठित पदार्थों से बना हुआ है। इसकी ढाल मध्यम ना होकर काफी तीव्र है। हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी और पश्चिमी तट के किनारे पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनिक दृष्टि से ज्यादा स्टेबल है। बहुत कठोर शैलों से निर्मित है, परंतु अब भी इन पहाड़ियों में मलबा, अवधाव और भूस्खलन होते रहते हैं। यद्यपि उनकी बारंबारता उतनी नहीं जितनी हिमालय की, क्योंकि पश्चिमी घाट और नीलगिरी में ढाल खड़े, भृंगु और कगार के साथ तीव्रतर हैं। तापक्रम में परिवर्तन और ताप परिसर के कारण यांत्रिक अपक्षय सुस्पष्ट होता है। वहां लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है, अतः इन स्थानों में भूस्खलन और मलबा अवधाव के साथ साथ प्राय सीधे शैले गिरकर आ जाती है। मतलब हिमालय और दक्षिण के नीलगिरी पहाड़ियों में दोनों घटनाएं होती है, लेकिन हिमालय में घटना ज्यादा बार बार मिलती है, तीव्रता से मिलती है, लेकिन दक्षिण में घटना उतनी तीव्रता से नहीं मिलती है। उसका कारण है क्योंकि चट्टानें कठोर हो चुकी हैं, उसका ढाल उतना तीव्र नहीं है, लेकिन वहां बारिश अत्यधिक होने के कारण यह घटना वहां पर भी देखने को मिलती है, कम तीव्रता के साथ साथ। फिर है अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रियाएं। अपर्दन वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानों का विखंडन, परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल के द्वारा, पवन के द्वारा या हिमनद के द्वारा ट्रांसफर करना। अपर्दन के प्रक्रम में वायु, जल, हिमनद और सागरीय लहरें प्रमुख कारक होती हैं। निक्षेपण जो होता है वो अपर्दन का ठीक उल्टा है, क्योंकि अपर्दन के कारण वो चीजें कहीं ना कहीं तो जमा होगी। तो ढाल में कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो वे अवसादों के रूप में जमा हो जाते हैं। तो अपर्दन में मेन चीज है ट्रांसपोर्टेशन। अपर्दन में मुख्य चीज है चीजों का एक जगह से दूसरी जगह जाना।
अपर्दन में चीजों को छोटे रूप में ही सही लेकिन लगातार वो घिसते जाती हैं और वह दूसरी जगह पहुंचती हैं। जहां अपर्दन की शक्तियां कमजोर पड़ जाती है वहां पर वो रुक जाती है। जहां वो रुक जाती है उसको कहते हैं डिपोजिशन। अपर्दन और निक्षेपण के कारण धरातल पर क्या होता है इसका विवेचन अगले अध्याय भू आकृति और उनका उद्भव में विस्तृत रूप से किया गया है। फिर यहां पर इन्होंने मृदा निर्माण का टॉपिक दे दिया है। थोड़ा सॉइल फॉर्मेशन समझिएगा। सॉइल फॉर्मेशन एक जटिल प्रक्रिया है। लाखों वर्षों में बड़े मुश्किल से 1 सेंटीमीटर से भी कम मोटाई की मृदा का निर्माण हो पाता है सतह पर, लेकिन हर साल करोड़ों टन मिट्टी लगातार समाप्त हो जा रही है। हर साल लाखों टन मिट्टी लगातार खत्म होती चली जा रही है और यही कारण है कि इस घटना को बहुत ही महत्व दिया जाता है कि किस तरीके से ये सारी घटनाएं काम कर रही होती है। तो मृदा निर्माण के लिए सबसे पहले तो फैक्टर, भाई मृदा का निर्माण जिस चट्टान के कारण हो रहा है उस चट्टान को कहते हैं पेरेंटल रॉक। वही पदार्थ मृदा के सभी गुणों के लिए जिम्मेदार है मुख्य रूप से। लेकिन वहां पर किस प्रकार का उच्चावच है, वहां पर क्या समतल भाग है, पानी वहां जमा हो जाता है कि पानी बह जाता है, इस कारण से भी मृदा का रूप बदलेगा। वहां पर तापमान कैसा रहता है, आर्द्रता कैसी रहती है, वर्षा कितनी होती है, वहां जीव जंतु पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव कितने हैं, वो कितना समय पुरानी हो चुकी हैं, भूमिगत जल वहां कैसे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, ये वो कारक है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। इसे याद रखिएगा, क्योंकि अगर यही सवाल एज इट इज यूपीएससी ने पूछ लिया ना कि निम्न में से कितने कारक मृदा निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं या मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, केवल 2 कारक, केवल 4 कारक, केवल 6 कारक, सभी कारक, तो उसी में गलती कर सकते हैं। मैं बता दूं कहां पर गलती होगी। कई लोग समय को शायद इतना महत्व ना दे, लेकिन याद रखिएगा मृदा में समय का भी बहुत बड़ा रोल है। जितनी चीज पुरानी होती जाएगी, जितना समय बीतता जाएगा, मृदा के भौतिक और रासायनिक कंपोजिशन में बदलाव आता रहेगा। तो समय भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके कारण मिट्टी का स्वरूप, उसकी संरचना में बदलाव आता है। पेत्रक तो बिल्कुल गारंटेड, स्थलाकृतियां, जलवायु बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। जीवों की उपस्थिति, भूमिगत जल की उपस्थिति, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, ग्राउंड वाटर, ये वो सभी कारक हैं जो मृदा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्या अपक्षय मिट्टी के निर्माण के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है? जी नहीं। अपक्षय के कारण केवल भौतिक प्रक्रिया मिट्टी के निर्माण की पूरी होती है, पर अब उस मिट्टी में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा कुछ पदार्थ घुलनशील अघुलनशील पदार्थ के रूप में बदलेंगे। पेडोलॉजी को मृदा विज्ञान कहते हैं, ये परिभाषा याद रखना। पेडोलॉजी इज ए सॉइल साइंस, पेडोलॉजिस्ट इज सॉइल साइंटिस्ट। पेडोलॉजी। पेत्रक शेल मृदा निर्माण के लिए आधारभूत खनिज और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जलवायु मिट्टी के रासायनिक और सूक्ष्म जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं और वनस्पति मृदा में वनस्पति की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा को तय करती है। मृदा के निर्माण के 3 चरण हैं। पहला चरण होता है भौतिक, दूसरा होता है रासायनिक, तीसरा होता है जैविक। यदि किसी मिट्टी का निर्माण होना है तो सबसे पहले वहां अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया होगी, जिसके परिणाम स्वरूप छोटी छोटी संरचनाओं का निर्माण होगा। फिर वहां रासायनिक प्रक्रिया होगी जिसमें मिट्टी के अंदर रासायनिक प्रक्रिया होगी, या तो जल योजन होगा, या तो ऑक्सीडेशन होगा, या तो कार्बोनेशन होगा कि CO2 वहां पर रिएक्शन करेगा। और तीसरी प्रक्रिया होती है ह्यूमस का। जब वहां कोई भी जीवित जीव मरेगा, जैसे कोई पेड़ पौधों की पत्तियां खराब होकर सड़ेगी या कोई लिविंग बॉडी वहां पर मरने के बाद डीकंपोज होगी, तो उसके कारण जो संरचना उसके ऊपरी परत की बनेगी उसको ह्यूमस कहते हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं के बाद जब वो संरचना बनती है तो उसका नाम होता है मृदा, जिसके अंदर पौधों को विकसित करने की क्षमता होती है। ह्यूमस जैविक तत्व या कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। जैविक तत्व मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में वनस्पति अधिक होने के कारण
पर्वतीय क्षेत्र में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। भूमिगत जल मृदा को नमी प्रदान करते हैं। सूक्ष्म जीव मृदा में वनस्पति और जीवों के अवशेषों को अपघटित कर ह्यूमस के निर्माण में सहायक होते हैं। मृदा निर्माण में लगने वाले समय की अवधि मृदा की परिपक्वता और उसकी प्रोफाइल, उसकी ऊर्ध्वाधर संरचना को और बेटर करती, इसको प्रोफाइल कहते हैं मृदा की। उदाहरण के लिए जलोढ़ मृदा को एक प्रकार से नवीन मृदा माना जाता है और इसमें जनरली ऐसी प्रोफाइल का निर्माण नहीं होता। पर जैसे काली मिट्टी को आप देखेंगे तो काली मिट्टी में ये प्रोफाइल आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगी क्योंकि वो जितनी पुरानी होती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया भौतिक, रासायनिक और जैविक है और मृदा निर्माण नियंत्रक कारकों को अलग करना आवश्यक है क्योंकि वो मृदा के गुणों को बदलते हैं। मृदा निर्माण प्रक्रिया में कालावधि, स्थलाकृति, मूल पदार्थ निष्क्रियक नियंत्रक कारक क्यों माने जाते हैं? क्योंकि समय वास्तविक रूप में केवल टाइम बीतने की प्रक्रिया, स्थलाकृति उसकी इस जो भी संरचना स्थलाकृति क्या भूपर्पटी की उसका रूप है और पैतृक चट्टान, लेकिन जलवायु कारक, तापमान बढ़ता है, घटता है, वर्षा होती है, बंद होती है, ये जो कारक है ये सक्रिय कारक है। जैविक कारक, जीव जंतु बनते हैं, खत्म होते हैं, तो जिनकी गतिशीलता होती है, जिनकी क्रियाशीलता होती है वो सक्रिय कारक। लेकिन काला अवधि में समय की रफ्तार तेज नहीं होती, धीमे नहीं होती, स्थलाकृतियां अपना स्वरूप नहीं बदल पाती और पेरेंट जो रॉक है वो अपना स्वरूप नहीं बदल पाते, इसलिए इनको निष्क्रिय नियंत्रक कारक कहते हैं और बाकी को सक्रिय कारक कहते हैं। आइए देखते हैं सवाल। Which one of the following process is ग्रेडेशनल प्रोसेस? मतलब अनुक्रमिक, धीमे धीमे होने वाली प्रक्रिया है। अनुक्रमिक, धीमे धीमे। सबसे पहले तो ज्वालामुखीता को हटा दीजिए, ये तो अचानक होने वाली प्रक्रिया है। अपर्दन और निक्षेपण, ये दोनों प्रक्रियाएं अनुक्रमिक नहीं है, ये बिल्कुल एक झटके में भी हो सकती हैं और धीमे धीमे, दोनों रूपों में। लेकिन पटल विरूपणीय जो शक्ति है, जिसका नाम ही है धीमी गति वाली शक्ति, यह एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, पटल विरूपण। यहां विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अफेक्टेड बाय हाइड्रेशन, ये सवाल का जवाब शायद आप कहेंगे कि सर आपने जितना पढ़ा है उसमें नहीं मिला है। जल योजन की प्रक्रिया निम्न में से किसे प्रभावित करती है? और इसमें 4 ऑप्शन अंग्रेजी मीडियम में दिए हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में 5 दिए हैं। ग्रेनाइट, क्वार्ट्स, क्ले और सॉल्ट, लवण। चीका, क्ले, मिट्टी, 4 ही ऑप्शन है, सॉरी, चीका मिट्टी लिखा है वहां पर उन्होंने। तो जल योजन, जल योजन याद रखिएगा कि जो लवण होते हैं वह लवण जल में घुल जाते हैं पूरी तरह से। जो ग्रेनाइट होता है वो पानी में घुलता नहीं, जल योजन नहीं होता उसका। क्वार्ट्स एक प्रकार से कांच जैसी संरचना है। तो जल योजन की प्रक्रिया किसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कारक होती है? मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप लोग कमेंट्स करें, देखें कितने लोग ऐसे हैं जो इसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि ये पढ़ाया नहीं है, ये है ही नहीं अभी तक के कंटेंट में। मैं चाहूंगा कि इसका आंसर दे ताकि मैं फिर बाद में आपको बताऊं कि इसके आंसर क्या आने चाहिए थे। मलबा अवधाव, माय गॉड, हिंदी, डेब्रीज जो होते हैं इसमें सम्मिलित की जाती है। तो एक तरीके से भूस्खलन, या हम कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में मास का मूवमेंट कहलाता है लैंडस्लाइड। अपक्षय पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायी कैसे हैं? क्योंकि अपक्षय के कारण मिट्टी निर्माण की पहली प्रक्रिया होती है। वृहद संचलन जो वास्तविक, तीव्र, गोचर, अवगम्य है, वे क्या है? सूचीबद्ध कीजिए। विभिन्न गतिशील, शक्तिशाली, बहिर्जनिक, भू आकृति कारक क्या है? वे क्या प्रधान कार्य संपन्न करते हैं? तो बहिर्जनिक में अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण,
क्या मृदा निर्माण में अपक्षय एक आवश्यक अनिवार्यता है? जी हाँ, सबसे पहले अपक्षय होगा, उसके बाद रासायनिक प्रक्रिया और फिर जैविक प्रक्रिया होगी। ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारी पृथ्वी भू आकृतिक प्रक्रिया के दो विरोधात्मक वर्गों के खेल का मैदान है, क्योंकि जी हाँ, अंतर्जनित बल चीजों का निर्माण करता है और बहिर्जनित उसको खत्म करता है। बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया अपनी अंतिम ऊर्जा सूर्य की गर्मी से प्राप्त करती है। ऑब्वियसली नदी का जल हो या कोई भी समुद्र की बातचीत ले लीजिए, जितने भी निक्षेपण की प्रक्रिया है, जितने भी अपर्दन की प्रक्रियाएं, अपक्षय की प्रक्रिया है, सब कहीं ना कहीं अंतिम रूप से सूर्य की ऊर्जा पर ही निर्भर है। क्या भौतिक और रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया एक दूसरे से स्वतंत्र है? जी नहीं। रासायनिक अपक्षय के बावजूद भी भौतिक अपक्षय तो होगा ही, टुकड़ों का टूटना तो संभव ही रहेगा। अब इस यूनिट के दूसरे पड़ाव पर हैं हम, जिसका नाम है भू आकृतियां और उनका विकास। भू आकृतियां और उनका विकास। अब इसमें क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है कि नदी जो बह रहा है वो किस तरीके की आकृतियों का निर्माण कर रहा है। इसमें जो सभी संरचनाएं हैं, जैसे नदियों के कारण, बाकी चीजों के कारण जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं, वो किस प्रकार से अलग अलग आकृति। रिफ्रेश कर दीजिएगा, रिफ्रेश कर दीजिएगा। दूसरा टॉपिक जो है भू आकृति और उनका विकास, हम कल लेंगे। इसमें इस टॉपिक में हम सारी चीजों को पुनः देखेंगे। प्रवाहित जल, भौम जल, हिमनद, तरंग और पवनों के कारण किस तरीके की भू आकृतियों का निर्माण होता है, उनके नाम और सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो कल हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। 7:30 बजे हम बात करेंगे पॉलिटी की। बाय।